भारत में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिनके पास टैलेंट तो कूट कूट कर भरा रहता है, लेकिन कभी बैड लक तो कभी गलत जनरेशन में पैदा लेने के कारण उन्हें वो हक नहीं मिल पाता है जिसके वो सही मायनों में हकदार होते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे ही भारतीय सीनियर मोस्ट क्रिकेटर की जिनका भारतीय टीम में आना जाना तो सालों साल लगा रहा, लेकिन कभी भी अस्थायी रूप से वो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की, जिन्हें शायद MS धोनी के रहते भारत में बड़े खिलाड़ी के तौर पर नाम नहीं मिल सका। कार्तिक ने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद भी हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संकट से बाहर निकालकर कई मौकों पर सुर्खियों में जरूर आते रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसी रही दिनेश कार्तिक की जर्नी। आखिर क्यों एक चैंपियन प्लेयर होने के बावजूद दिनेश कार्तिक आज भी देश के अंडररेटेड क्रिकेटर्स की सूची में गिने जाते हैं। कृष्ण कुमार दिनेश कार्तिक का जन्म 1 जून 1985 को तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में हुआ था। कार्तिक के पिता कृष्ण कुमार खुद चेन्नई के फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें क्रिकेट छोड़ कुवैत में काम करना पड़ा था। कार्तिक भी कुछ साल अपने पिता के साथ वहीं रहे, क्योंकि दिनेश के पिता का भारत के लिए खेलने का सपना पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अधूरा रह गया था। ऐसे में कृष्ण कुमार इस सपने को अपने बेटे के साथ पूरा करना चाहते थे। महज 10 साल की उम्र में ही कार्तिक ने बैट उठा लिया था। कुवैत में ही रहकर उनके पिता उनके पहले कोच बने और दिनेश की बल्लेबाजी को सुधारने के लिए तेज गति से चमड़े की कठोर गेंदें फेंकते थे। फिर उनका परिवार कुछ सालों बाद भारत शिफ्ट हो गया। साल 1999 में तमिलनाडु की अंडर 14 टीम के लिए पदार्पण किया और सिर्फ 14 की उम्र में उन्हें अंडर 16 में भी प्रमोट किया गया। बाद में दिनेश कार्तिक का नाम अंडर 19 टीम में भी आया। हालांकि यहाँ कोई खास कमाल नहीं कर सके और उन्होंने 7 पारियों में केवल 133 रन बनाए। उन्होंने पहले मैच में गोवा के खिलाफ सिर्फ 19 रनों की पारी खेली। हालांकि बाद में उन्हें साउथ जोन के लिए भी खेलने के लिए चुना गया, लेकिन 3 पारियों में 0, 1 और 2 के स्कोर के साथ कार्तिक ने डोमेस्टिक करियर में बेहद खराब शुरुआत करी। फिर आया 2002 और 2003 का घरेलू सीजन, जहां कार्तिक ने गोवा के खिलाफ 227 रनों के साथ सीजन की शुरुआत की। फिर हैदराबाद के खिलाफ 126 और आंध्र प्रदेश के खिलाफ भी 235 रन बनाए और बैक टू बैक शतक और दोहरे शतक ठोककर सभी को प्रभावित कर दिया, जिसके बाद उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखाने का मौका मिल गया। कार्तिक ने 2002 में बड़ौदा के खिलाफ प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और अपने पहले सीजन में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 88 नॉट आउट के साथ टॉप स्कोरर रहे। उनकी पारी ने तमिलनाडु को 1 विकेट के साथ मैच जीतने में मदद की। वो एक विकेटकीपर होते हुए भी ओपन करते नजर आए। हालांकि उस सीजन उनकी कीपिंग सही नहीं थी, इसलिए उन्हें फाइनल मैचों में टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया था। लेकिन अपने दूसरे सीजन यानी 2003 से 4 में रणजी ट्रॉफी में कार्तिक ने 44 की बेजोड़ औसत और 2 शतकों के साथ कुल 438 रन बना दिए। उसी सत्र रेलवे के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 122 के साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला शतक भी जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मुंबई के खिलाफ फाइनल में भी शतक लगाया। हालांकि उस दिन दिनेश का शतक तमिलनाडु को जीत नहीं दिला सका, लेकिन कार्तिक को जमकर तारीफें मिली। मुंबई ने कप जीता और कार्तिक ने लोगों का दिल, जिसके चलते उन्हें 2004 में आयोजित अंडर 19 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। हालांकि बांग्लादेश में हुए अंडर 19 विश्व कप में उनका प्रदर्शन फिर से निराशाजनक रहा। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 70 गेंदों में 39 रनों की धीमी पारी खेली। हालांकि भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहा, लेकिन वहां कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से टीम हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन उस समय भारत की राष्ट्रीय टीम में विकेटकीपर की खोज जारी थी। ऐसे में पिछले कुछ सालों से लगातार किए गए शानदार प्रदर्शन के चलते दिनेश कार्तिक का नाम कई सिलेक्टर्स के जुबान पर था और आखिरकार दिनेश ने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में मुंबई में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। लेकिन डेब्यू पर बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर सके। उन्होंने दोनों पारियों में केवल 14 रन बनाए, लेकिन उस मुकाबले में हर किसी ने पिच पर उनके विकेट कीपिंग कौशल की जमकर तारीफ की गई, क्योंकि मुंबई के उस विकेट पर उछाल और स्पिन थी, जिसमें 2 दिनों में कुल 40 विकेट गिरे थे। लेकिन कार्तिक ने ऐसे पिच पर भी कई बेहतरीन कैच लपके,
इसके बाद वो इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचों में शामिल होने में सफल रहे, लेकिन एक दिवसीय मैचों में महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री के बाद से ही उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट में धोनी ने राहुल द्रविड़ के साथ 166 रनों की साझेदारी निभाई थी, लेकिन दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक के खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में धोनी ने कार्तिक की जगह ले ली। धीरे धीरे MS धोनी वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़े स्टार बनते चले गए और यहाँ दिनेश कार्तिक गुमनामी के अंधेरे में कहीं गायब से हो गए थे। इसी बीच भारतीय टीम ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया और उस टीम में दिनेश कार्तिक भी शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्लिप में उनका उड़ता हुआ कैच आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। हालांकि इसके बाद दिनेश कार्तिक वापस से भारतीय टीम से बाहर हो गए थे, पर जैसा कि कहा जाता है कि भाग्य बहादुर का साथ देता है, कार्तिक को चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भारतीय एक दिवसीय में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में वापस बुलाया गया था। उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की और भारत ने फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर ICC टूर्नामेंट जीता और एक बार फिर चैंपियन टीम के साथ दिनेश कार्तिक ने एक और ICC ट्रॉफी जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ पारी शायद किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा हाल ही में की गई सर्वश्रेष्ठ पारी में होनी चाहिए। निदहास ट्रॉफी फाइनल कौन भूल सकता है। कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ 8 गेंदों में नाबाद 29 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। वो तब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जब भारत को अंतिम 2 ओवरों में 34 रनों की आवश्यकता थी और आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। ऐसे में उन्होंने एक छक्का लगाया था और इस प्रकार अपनी टीम के लिए मैच और टूर्नामेंट भी जीत लिया था। पर हमें दिनेश कार्तिक का एक नया रूप दिखाने का श्रेय IPL को देना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ IPL सफर की शुरुआत की और फिर किंग्स 11 पंजाब में शिफ्ट हो गए, लेकिन 2012 में कार्तिक के लिए यहां भाग्य बदल गया। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 12.4 करोड़ रुपए में खरीदा था और अगले ही साल 510 रनों के साथ कार्तिक टूर्नामेंट के शीर्ष 10 स्कोरर में शामिल थे। इसके बाद कार्तिक दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात लायंस जैसी टीमों से भी खेले, लेकिन साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7.60 करोड़ में कार्तिक को न केवल अपने खेमे में शामिल किया बल्कि उन्हें कप्तान के रूप में भी नियुक्त किया गया। उन्होंने सीजन टीम को प्लेऑफ में भी पहुंचाया, लेकिन फिर अगले 2 साल बल्ले से खराब परफॉर्मेंस के चलते कार्तिक KKR से रिलीज कर दिए गए थे और तब 2022 के सीजन में एक बार फिर RCB ने कार्तिक के ऊपर भरोसा दिखाया है और इस खिलाड़ी ने KKR के खिलाफ ही मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी को उनकी गलती का एहसास जरूर करा दिया है। क्रिकेट के अलावा दिनेश कार्तिक एक समय अपनी निजी जिंदगी में काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। दरअसल अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से 2 मई 2007 को उन्होंने मुंबई में एक निजी समारोह में शादी की थी, लेकिन 2012 में कथित तौर पर सलामी बल्लेबाज मुरली विजय के साथ निकिता के अफेयर के कारण कार्तिक ने निकिता से तलाक ले लिया था और फिर भारतीय स्क्वाड खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से 18 अगस्त 2015 को चेन्नई में दूसरी शादी रचाई और कार्तिक क्रिकेट के साथ अपना दाम्पत्य जीवन भी खुशहाली से बिता रहे हैं। RCB के लिए मैच फिनिशर की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक ने फिर से IPL 2022 में धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। कार्तिक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच विनिंग पारी खेलकर राजस्थान के मुंह से जीत छीन ली है। 170 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही RCB एक समय 13 ओवर के बाद 87 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और मुकाबला राजस्थान के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर इस दिग्गज बल्लेबाज ने केवल 23 गेंदों में ही 7 चौके और एक छक्के की बदौलत ताबड़तोड़ 44 रनों की पारी खेल मैच की तस्वीर ही बदल के रख दी। दिनेश अंत तक डटे रहे और उन्होंने युवा बल्लेबाज शाहबाज अहमद के साथ 67 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप करके मुश्किल लग रहे कार्य को भी आसान बना दिया और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से शानदार जीत भी मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको दिनेश कार्तिक की कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया पर। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।